हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी गणित विषय के मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप गणित विषय के मॉडल पेपर के संपूर्ण हल को आसानी से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को संपूर्ण हल के साथ में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पेपर आपका 2 घंटे 30 मिनट का है और 80 अंकों का पेपर है। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक अभ्यस्त वाले प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। देखो, पहला प्रश्न है कि ईंधन के अपूर्ण दहन, अपूर्ण का मतलब है आधा अधूरा दहन, उसका पूर्ण दहन नहीं होता है तो कौन सी विषैली गैस बनती है? तो जब किसी भी ईंधन का अपूर्ण दहन यानी आधा अधूरा दहन होता है तो वहां पर विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा है घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम में आता है? घरों के अंदर कौन सा द्रव ईंधन, द्रव मतलब है कि जो द्रव अवस्था में होता है यानी पानी की तरह होता है, तो वो कौन सा होता है? एलपीजी। कौन सा होता है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। फिर बात करें सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक। तीसरा, आप वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का मतलब है कि वनों का विनाश होना। वनोन्मूलन का मतलब क्या है? वनों का विनाश होना, अथवा हम कह सकते हैं वनों का नष्ट होना। तो वनों को नष्ट होने से रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? जो दिन ब दिन वनों की संख्या में कमी हो रही है, तो यदि उस वनोन्मूलन को रोकना है तो आप क्या सुझाव देंगे? कागज का पुनः उपयोग, बिल्कुल सही बात है। कागज का पुनः चक्रण, सही बात है। कागज की बचत करना, यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न है आपका, आवर्ती का मात्रक क्या है? तो आवर्ती का जो मात्रक होता है वो होता है बच्चों हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। फिर बात करें सेकंड, सेकंड किसका मात्रक है? समय का। ठीक है। मीटर किसका मात्रक है? दूरी का। और न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। आगे प्रश्न संख्या 5, आवासीय क्षेत्रों में, आवासीय का मतलब है जहां पर लोग रहते हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती है, ऐसे क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? यानी जो आवासीय क्षेत्र है जहां पर लोग निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप अपने मित्र को क्या सुझाव देंगे? टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, सही बात है। औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, ये भी सही है। वाहनों के हॉर्न का उपयोग बहुत कम करना, यह भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। आगे प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? सुचालक का मतलब है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सुचालक कहते हैं। ठीक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है? रबड़, गलत। ये कैसा है? ये कुचालक है, यानी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लकड़ी, ये भी कुचालक है। प्लास्टिक, ये भी कुचालक है। तो सही उत्तर है आपका एल्यूमिनियम। सातवां, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिंग, रिम आदि पर क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? कारण बताना है। क्रोमियम चमकदार होती है, बिल्कुल सही बात है। यह संचारित नहीं होती, संचारित का मतलब है इस पर आसानी से जंग नहीं लगता। ठीक है। यह खरोचों का प्रतिरोध करती है, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी, तो ये सभी कारण जिम्मेदार है। आगे अगला है, आप निम्न में से किसे घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं? देखो, प्लास्टिक की स्केल को अगर आप बालों के अंदर रगड़ोगे तो वो आवेशित होगी, फूला हुआ गुब्बारा भी होगा, ऊनी स्वेटर भी होगा। लेकिन तांबे की जो वस्तु है, क्योंकि तांबा क्या है? तांबा धातु है, तो धातु को हम आपस में रगड़ कर
क्या नहीं कर सकते, आवेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। 9वां प्रश्न है, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक और आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। पारंपरिक का मतलब है कि जो पुराने समय से काम में लिए जा रहे हैं, ठीक है, पुराने समय से काम में लिए जा रहे हैं वो है पारंपरिक। देखो पारंपरिक कौन कौन से हैं और आधुनिक कौन कौन से हैं। तो इनमें से पारंपरिक है मोट, ढेकली और रेहट। कौन कौन? मोट, फिर ढेकली और रहट, ये कैसे हैं? पारंपरिक। आधुनिक कौन कौन से हैं? एक आपका ड्रिप तंत्र और दूसरा आपका छिड़काव तंत्र। ये कौन से हैं? ये है आपके आधुनिक सिंचाई के साधन। आगे प्रश्न संख्या 10, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? तो जितनी भी जो प्रतिजैविक औषधियां होती है उनके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जितनी भी प्रतिजैविक जो औषधियां बनती है उनके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा कुछ विशेष पदार्थों का निर्माण किया जाता है और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। अब देखो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखो तो जीवाणु को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से स्रावित होता है वो क्या करते हैं? रोग जनक को नष्ट कर देता है। तो प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में हम किसका उपयोग करेंगे? सूक्ष्म जीवों का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कुछ सूक्ष्म जीव है। ठीक है, ये क्या है? ये सूक्ष्म जीवों से प्राप्त प्रतिजैविक औषधियां है। तो यानी प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो स्रावित रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन रासायनिक पदार्थों का हम उपयोग प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि जो खिलाड़ी हैं वो कीलदार जूते यानी स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? यानी जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उनके जूतों के नीचे क्या लगी होती है? छोटी छोटी कीले यानी स्पाइक्स लगी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो खिलाड़ी कीलदार जूते यानी स्पाइक्स इसलिए पहनते हैं ताकि उनके पैर और धरती यानी भूमि के बीच संपर्क हो और उसमें क्या हो सके? घर्षण बढ़ सके। क्योंकि खेलते समय अगर घर्षण कम होगा तो पैर फिसल कर वो खिलाड़ी गिर सकता है। तो उनके पैरों और धरती के बीच में घर्षण बल ज्यादा से ज्यादा हो ताकि खेलते समय वो गिरे नहीं। तो उस घर्षण बल को बढ़ाने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए वो कीलदार जूते यानी स्पाइक्स वाले जूतों का उपयोग करते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 14, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में राइबोजियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो देखें जो पौधे होते हैं वो वायु की नाइट्रोजन को प्रयोग नहीं कर सकते, परंतु मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिकों को जो पौधे होते हैं वो जड़ों के द्वारा प्राप्त करके क्या कर सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं। इसमें राइबोजियम का क्या योगदान है? तो जो फलीदार फसलें होती हैं उनकी ग्रंथिकाओं में रहने वाले राइबोजियम जीवाणुओं, ठीक है, राइबोसोम जो जीवाणु होते हैं वो हवा की नाइट्रोजन को किसमें बदल देते हैं? नाइट्रेट यौगिकों में बदलकर कहां पर छोड़ देते हैं? मिट्टी के अंदर छोड़ देते हैं। जिससे वो यानी जो मृदा है वो क्या बन जाती है? उपजाऊ बन जाती है और उसी नाइट्रोजन को फिर पौधे जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं? पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यानी जो राइबोजियम जीवाणु हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रिक यौगिकों के अंदर बदलकर उसे कहां पर? मृदा के अंदर पहुंचाने का काम करता है, जो फिर पौधों के लिए पोषक तत्वों के रूप में काम करती है। ठीक है, आगे बात करें आपका प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या देखो 10वां हो गया, फिर यहां पर प्रश्न संख्या 11 है ना। प्रश्न संख्या 11 ये एक बीच में छूट गया था। देखो एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखना है। आप सबको पता है वैसे तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी क्या होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका नाम है सीएनजी का। ठीक,
फिर प्रश्न संख्या 12 को हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 13, मिलान कीजिए। क्या करना है? मिलान करना है। देखो, रासायनिक उर्वरक कौन कौन से हैं? यूरिया और सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद कौन कौन से हैं? पशु अपशिष्ट, गोबर, पादप अवशेष। खरीफ की फसल कौन सी है? चावल और मक्का। थ्रेसिंग का मतलब होता है अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। ठीक। फिर प्रश्न संख्या 14 हमने डिस्कस कर लिया कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में राइबोजियम जीवाणु का महत्व क्या है। तो राइबोजियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिकों के अंदर बदलकर मृदा के अंदर पहुंचाते हैं, जिसे पेड़ पौधों के द्वारा फिर पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण कर दिया जाता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। क्या लिखना है? सत्य और असत्य लिखना है। देखो, पहला कथन है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। बिल्कुल सही बात है, ये प्रकृति के अंदर सीमित मात्रा में है और कुछ समय बाद ये क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, कोयला और पेट्रोल असीमित संसाधन है क्या? क्या ये असीमित है? नहीं, ये कैसे हैं? ये लिमिटेड है, कुछ समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। तो ये कथन गलत है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है। ग, पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि को बनाने में किया जाता है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न संख्या 16, दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? दहन और ज्वाला के अंदर आपको कोई दो अंतर बताने हैं। तो देखें अंतर हम क्या लिखेंगे। तो देखो, जलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। और यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। बात करें ज्वाला क्या है, तो दहन के समय जो पदार्थ क्या होते हैं? वाष्पित होते हैं। क्या होते हैं? वाष्पित होते हैं, वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करूं, मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं। मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती, है ना, ये क्या करते हैं? ये दहन के समय वाष्पित होते हैं। तो ये दहन के समय वाष्पित होकर क्या करते हैं? ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसी तरह बात करें लकड़ी का कोयला, ये वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। ज्वाला मतलब ऐसे आग देना, है ना। जैसे मिट्टी का तेल जलाओगे या पिघली हुई जो मोमबत्ती है उसको अगर आप जलाओगे तो वो दहन के साथ क्या होगी? वाष्पित होगी और ज्वाला देगी। लेकिन लकड़ी का जो कोयला है उसको अगर आप जलाओगे तो वो दहन तो होगा उसका, लेकिन वाष्पित नहीं होगा, इस वजह से वो कोई ज्वाला नहीं देता है। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। प्रश्न संख्या 17 दिया हुआ है, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डेटा पुस्तक, तो ये क्या है? एक पुस्तक है जिसमें जितनी भी संकटापन जो स्पीसीज यानी प्रजातियां हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डेटा पुस्तक एक पुस्तक है जिसमें इस पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी संकटाग्रस्त जातियां हैं, प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की हो या जीव जंतुओं की हो, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तक है। ठीक है। अगला है जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता का मतलब क्या है कि एक निश्चित क्षेत्रफल के अंदर, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जीव जंतुओं में पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं होती है वो कहलाती है जैव विविधता। दूसरे शब्दों में कहे कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनका आपसी और पर्यावरण के साथ जो संबंध है वही कहलाता है जैव विविधता। यानी एक निश्चित क्षेत्र में जीवों के अंदर पाई जाने वाली जो विविधताएं हैं वो कहलाती है जैव विविधता। आगे बात करें, प्रश्न संख्या आपका 17 हो गया। फिर प्रश्न संख्या है आपका 18। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा करनी है। अमीबा द्वारा जनन करता है। अमीबा कौन सी विधि से जनन करता है? द्विखंडन विधि से। कौन सी विधि से? द्विखंडन विधि से। वह है अंडाणु और शुक्राणु का संलयन यानी मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज। फिर मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। यह था आपका प्रश्न संख्या 18। फिर है प्रश्न संख्या 19, दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो देखो, दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र होता है दाब बराबर बल
बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं? पी से। पी यानी प्रेशर, बल को एफ से और एरिया को ए से। ठीक है, अब देखो बल को किस में मापेंगे? बल को मापेंगे न्यूटन में। फिर क्षेत्रफल को किस में मापेंगे? मीटर स्क्वायर में। और दाब का मात्रक जो होगा, दाब का जो मात्रक है, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। तो अगर हम परिभाषा लिखनी चाहे तो परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही, लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, मतलब यदि एरिया का मान यानी क्षेत्रफल कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो हम लिख सकते हैं कि P बराबर F। कब? जब A बराबर कितना हो जाए? 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 वर्ग मीटर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में लगने वाला जो बल है वो दाब के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 20, उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु भी है और मित्र भी, दोनों कैसे हैं? घर्षण आपका मित्र और शत्रु दोनों कैसे हैं? तो देखो घर्षण शत्रु के रूप में कैसे हैं? तो घर्षण की वजह से वस्तुएं क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। दूसरा, घर्षण के कारण वस्तुओं को खींचना या धकेलना क्या होता है? काफी कठिन होता है। घर्षण की वजह से ही अधिक बल लगाने की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। चौथा, बर्फ वाले क्षेत्रों में कारें घर्षण कम होने के कारण क्या होने लगती है? फिसलने लगती है। तो ये सारे घर्षण हमारे शत्रु के रूप में किस तरह है, यानी घर्षण के नुकसान क्या है वो बताए गए हैं। अब बात करें घर्षण हमारे मित्र कैसे हैं, यानी हमारे लिए उपयोगी कैसे हैं। तो यदि घर्षण न हो तो हमारा धरती पर चलना भी क्या होगा? नामुमकिन होगा। यदि घर्षण ना हो तो कुछ भी लिखना नामुमकिन होगा। यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तु को रोकना कैसा होगा? असंभव। यदि घर्षण न हो तो भवनों का निर्माण भी नहीं हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि घर्षण हमारे लिए जितना हानिकारक है उतना उतना लाभदायक भी है। अतः घर्षण हमारे लिए मित्र और शत्रु दोनों ही तरह क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, आगे बात करें। प्रश्न संख्या आपका 21, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पहला है सुचालक पदार्थ। तो सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती है। जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, चांदी, ये सब क्या है? विद्युत के चालक है। ठीक है, यानी इनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, लेकिन महंगी होने और चोरी होने के डर की वजह से इसका उपयोग तार बनाने में नहीं किया जाता है। फिर वह है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां पर कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया होती है। परिणामी प्रभावों को विद्युत धारा का क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जैसे जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने से किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में प्रभाव होना, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना, वही क्या है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। प्रश्न संख्या 22, अपने नेत्र यानी आंखों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव देने हैं। तो पहला, तो हमें कभी भी अपनी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। अगर जलन हो या धूल के कण आपकी आंखों में प्रवेश कर जाए तो उन्हें साफ पानी से धोए, न कि उसे बार बार रगड़े। फिर आंख हमारा एक अत्यंत ही जटिल और संवेदनशील अंग है, इसीलिए किसी विशेषज्ञ से नियमित नेत्र जांच की सलाह दी जाती है। समय समय पर डॉक्टर के से चेक करवाना चाहिए। और विशेषज्ञ द्वारा, जो डॉक्टर है उसके द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका बिना किसी देरी के सख्ती से क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तीसरा, नियमित रूप से अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। आंख से प्रकाश की अधिकता या अविकल्पना यानी बहुत कम अंधेरे में पड़ने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। यानी हमारी आंखों को बहुत ज्यादा प्रकाश और बहुत कम प्रकाश, इन दोनों से बचाने की जरूरत होती है। यानी हमें न तो बहुत तेज रोशनी में पढ़ाई करनी चाहिए और न ही बहुत मंद यानी कम रोशनी में पढ़ाई करनी चाहिए।
दोनों ही स्थिति हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो ये कुछ हमारी आंखों की देखभाल के लिए क्या है, सुझाव है अथवा उपाय है। आगे प्रश्न संख्या 23 प्रश्न है, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम बताने हैं। यहां पर मैंने ज्यादा लिख रखे हैं, आपको 2 ही लिखने हैं। पहला, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पार करते समय भूमिगत या फिर पैदल परिपथ का उपयोग करना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। चौराहे पर लगी बत्ती को देखकर ही पार करना चाहिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का ही उपयोग करना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं, वो सबको पता है कि सड़क पर चलते समय मोबाइल फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर बाइक चला रहे तो हेलमेट पहनना चाहिए, है ना। शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, बहुत तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए। ये सब सुरक्षा के उपाय हैं। अब देखो अगला प्रश्न, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में 2 अंतर बताने हैं। देखो आंतरिक नाम से पता चल रहा है, आंतरिक निषेचन यानी मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। वही वह निषेचन जो मादा के शरीर से बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, मनुष्य और अन्य जंतु जैसे मुर्गी, गाय, कुत्ते आदि में कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक। निषेचन का मतलब क्या है, निषेचन का मतलब है अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। अंडाणु और शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। अब बाह्य निषेचन के उदाहरण मेंढक, मछली, स्टारफिश आदि के अंदर बाह्य निषेचन की घटना होती है। ठीक है। अब बात करें 23 का 100, मानव कर्ण का नामांकित चित्र, यानी मानव के कान का आपको एक नामांकित चित्र बनाना है। देखो ये चित्र आपकी किताब में दिया हुआ है। मानव कान के अलग अलग भाग है। इसमें देखो कर्ण पल्लव, मुद्रक, निहाई, बलयक, अंडाकार छिद्र, श्रवण तंत्रिका, कर्णावत, कर्णपट, श्रवण नलिका, यूटेस की नलिका, ये सारे क्या है, मानव कान के 3 भाग है, बाहरी कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। तो ये आपको चित्र अच्छे से बनाना है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 23 के अथवा वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सबको जानता है, आप सब कुछ पता है आपको कि भाई वाहन चलाते समय हमें किसका ध्यान रखना चाहिए। तो पहला, दुपहिया वाहन, 2 पहियों वाला वाहन चलाते समय हेलमेट पहनेंगे। चौराहे पर लाल बत्ती का ध्यान रखेंगे। मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। वाहन की स्पीड यानी गति सीमा का ध्यान रखेंगे। शराब पीकर वाहन नहीं चलाएंगे। सही दिशा में वाहन चलाएंगे। यातायात के नियमों का पालन करेंगे और लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करेंगे। ये सारे क्या हैं, वाहन चलाते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। वह प्रश्न है, अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन करना है। तो पहली बात, अलैंगिक जनन होता क्या है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक नए जीवों को क्या देता है, जन्म देता है। जनन की वह विधि क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। जैसे मुकुलन। तो हाइड्रा और यीस्ट में अलैंगिक जनन की यह सामान्य प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह की क्या होती है, संरचना, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं या मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल। शरीर का केंद्रक 2 भागों में वहां पर क्या हो जाता है, फिर विभाजित हो जाता है। उसमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है और मुकुल पेत्रक जीव से अलग होकर क्या करता है, वृद्धि करता है और फिर पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, शरीर के ऊपर एक छोटी बल्ब यानी उभार जैसी संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं, मुकुल। होता क्या है, धीरे धीरे जो हाइड्रा का केंद्रक होता है वो 2 भागों के अंदर बढ़ जाता है। उसमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है और मुकुल अपने जनक जीव से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और धीरे धीरे विकसित होकर एक पूर्ण नया जीव बना लेता है। तो ये थी आपकी मुकुलन विधि। फिर बात करें 23 का स प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के 2 उपाय। ध्वनि प्रदूषण, तो पहला उपाय क्या है कि ऐसे उपकरणों का निर्माण करना जो शोर या ध्वनि की तीव्रता को कम करें। ध्वनि अवशोषकों का प्रयोग करें। मशीनों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को ध्वनि अवशोषक वस्त्रों को देना चाहिए। फिर पौधों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ये सिंपल से कुछ बातें हैं। आपको पता है कि ज्यादा तेज आवाज में आपके घर पे टीवी है, रेडियो है, होम थिएटर है, डीजे है, ये नहीं चलाने चाहिए, है ना। फिर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। बिना मतलब के वाहनों के हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। औद्योगिक कल कारखानों को आवासीय बस्तियों से दूर बचाना चाहिए। ये सब उपाय हैं। प्रश्न संख्या 24, पहला है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं और भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों का महत्व क्या है। तो देखो संतुलित भोजन क्या है। संतुलित भोजन वह भोजन या वह आहार है
जिसमें सभी पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल हमारी शारीरिक जरूरत के हिसाब से क्या होते हैं, उचित मात्रा में मौजूद होते हैं। ऐसे भोजन को कहते हैं संतुलित भोजन। अब जब संतुलित भोजन ग्रहण करेंगे तो उससे हमारा शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, साथ ही साथ लंबी उम्र भी होगी और व्यक्ति मानसिक रूप से भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो हमारे शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमारे शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिलते रहें और शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, जिससे हम बीमार भी नहीं होंगे। और जब हम बीमार नहीं होंगे तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी और हमें लंबी उम्र तक आसानी से जी सकते हैं। वह है कि जो बल है, वह प्रश्न है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। तो बिल्कुल सही बात है कि जो बल है, बल लगाने से वस्तु की आकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे यदि हम फूले हुए गुब्बारे को हथेलियों के माध्य दबाएं, यदि हम फूले हुए गुब्बारों को दोनों हाथों की हथेली के बीच में दबाएं तो उसकी आकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसी तरह रबड़ की गेंद को भी अगर हम दबाएं जोर से तो उसकी आकृति बदल जाती है। इसका मतलब क्या है कि बल लगाकर हम किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें अथवा वाले प्रश्न। मनुष्य के शरीर में जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती है उनके नाम लिखने हैं और उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी हाइपोथैलेमस, परावटू, थाइमस, अग्नाशय, वर्षण, अधिवक्रक, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। इसी तरह महिला में बाकी सब सेम है, केवल यहाँ पर क्या हो जाएगी, अंडाशय ग्रंथि जो अलग होगी। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम है और उनका चित्र है। वह प्रश्न है कि जो द्रव है वो बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र के द्वारा समझाओ। तो देखो एक टीन को लेकर उसकी दीवार पर भिन्न भिन्न ऊंचाई पर तीन पतले क्या कर लेते हैं, चित्र छेद कर लेते हैं। उसे स्टॉप कॉर्क से बंद कर देते हैं। फिर हम उस टीन में अंदर पानी भर लेंगे। तीनों छिद्र को एक साथ क्या करेंगे, हम खोलेंगे। तो हम जानते हैं कि जल भिन्न भिन्न दूरियों पर जाकर क्या होता है, गिरता है। नीचे के छिद्र से पानी अधिक दूरी पर जाता है और ठीक है, और जो ऊपर वाला छिद्र है उससे कम दूरी पर। इसका मतलब क्या है कि जो उस बर्तन के अंदर द्रव भरा हुआ है वो दीवार पर दाब डालता है और इस द्रव के अंदर दाब है वो किस पर निर्भर करता है, गहराई पर। और गहराई के बढ़ने पर दाब भी क्या होता है, बढ़ता है। देखो जैसे ये बर्तन है, इसके अंदर क्या बना हुआ है, पानी। इसके तीन जगह हमने क्या कर दिए, छेद कर दिए, C1, C2 और C3। तो हम देखेंगे कि जो सबसे नीचे वाला छिद्र है उससे पानी क्या हो रहा है, उससे पानी दूर गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर लगने वाला जो दाब है वो सबसे ज्यादा है। तो इससे हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि इस बर्तन के अंदर जो द्रव यानी पानी भरा हुआ है वो इस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। ठीक, प्रश्न संख्या 25। तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए कि यह किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। तो तड़ित चालक का चित्र आप अपनी किताब से बना लेना। अब देखो तड़ित चालक होता क्या है। तो यह एक युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित, तड़ित का मतलब होता है बिजली, जो बारिश के अंदर बिजली गिरती है ना, वो बिजली, उस बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की एक धातु की छड़ को क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है और दूसरे सिरे को जमीन के अंदर काफी गहराई तक क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के दौरान तक पहुंचने के लिए एक सरल पद क्या करती है, प्रदान करती है। यानी धातु की जो छड़ है वो जब तड़ित यानी बिजली गिरती है उस समय उत्पन्न जो विद्युत आवेश है उसको क्या करती है, भूमि के अंदर पहुंचाने का काम करती है, जिससे भवन को कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, नहीं हमारे घर को बिजली जो कि बारिश के समय गिर सकती है उससे बचाने के लिए आपने देखा होगा कि घरों के ऊपर एक लोहे की रॉड लगाई जाती है, जो दीवार के अंदर आधा भाग उसका जमीन के अंदर होता है और कुछ भाग आपके मकान के ऊपर खुले में रहता है, ताकि जब भी बिजली गिरेगी तो उस धातु के माध्यम से वो भूमि के अंदर चली जाएगी, जिससे आपके घर को कोई नुकसान नहीं होगा। वह प्रश्न है परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाओ। तो परावर्तन होता क्या है, दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह से प्रकाश ऊर्जा स्पर्श कर यानी टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस परिघटना को कहते हैं परावर्तन। यानी जब प्रकाश की एक किरण, ठीक है, किसी माध्यम
ठीक है, किसी माध्यम से टकराकर जब वापिस उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो परावर्तन के कितने प्रकार है? दो। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी समतल चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण पर आपतित होता है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। उसे कहते हैं नियमित परावर्तन, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। दूसरा है विसरित। तो जब प्रकाश किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है? परावर्तित होती है। इसे कहते हैं विसरित या अनियमित परावर्तन। आपके सामने चित्र दिया हुआ है। अथवा में है उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करो कि समान आवेश यानी एक जैसे आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखो जब दो कांच की छड़ ले रहे हैं, एक धनात्मक आवेशित, दोनों कैसी है? दोनों आपकी धनात्मक आवेशित है, और उन्हें एक दूसरे के पास लाए तो क्या होता है? प्रतिकर्षण, एक दूसरे को दूर धकेलती है। इसी प्रकार यदि हम दो नकारात्मक यानी ऋणात्मक आवेशित एबोनाइट की छड़ लेते हैं और उनमें से एक को क्या करते हैं? निलंबित करते हैं और दूसरी छड़ को फिर से उसके पास लाते हैं तो निलंबित छड़ समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण दिखाते हुए क्या हो जाती है? दूर चली जाती है। ये सिंपल सी बात है। आपने दो चुंबक लिए हैं, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। इसी के पास अगर आप दूसरी चुंबक लेके आओगे तो ये दोनों अगर समान ध्रुव हैं तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो ये भी आप चित्र बना सकते हो, ये वाला भी बना सकते हो। आगे परावर्तन किसे कहते हैं? उचित चित्र बनाकर समझाओ और परावर्तन के दोनों नियम भी लिखने हैं। देखो परावर्तन का मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण सदैव और सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ठीक है और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव और सदैव एक ही तल के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। आपके सामने चित्र दिया हुआ है, ये क्या है? आपका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण। यहां पर क्या है? कोई प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, यहां पर ये क्या है? ये आपका अभिलंब है। ये बी बिंदु क्या है? आपतन बिंदु है। और ये कौन सी किरण है? टकरा कर वापस लौटने वाली परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये घटना किसको बता रही है? ये घटना बता रही है परावर्तन को। तो इस तरह बच्चों हमने आपके विज्ञान विषय के मॉडल पेपर के संपूर्ण प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।